welcome back to my channel Padhai Point. So today we are gonna cover part 9 Political Science BA Honors Political Science Honors के सीरीज में हम पार्ट 9 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इससे पहले हमने कवर किया था एनकरेजमेंट टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेशन, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने वो पहली वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो के लिंक्स हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। या तो आपको आई बटन पे भी यहाँ शो करेगा, आप उस पर भी क्लिक करके उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको ये वीडियो और बेहतर तरीके से समझ आए। तो मैं आज आपको पूरा समझाने जा रहा हूँ डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो यहाँ से लेके कैजुअल थ्योरी, मतलब मैं आज आपको ये पूरा ही सब बताने वाला हूँ। ये कैजुअल थ्योरी तक मैं आप पर लेकिन आपको आज बताने वाला हूँ और आगे भी बताता हूँ। लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊँगा जिससे लाइक यू विल बी एक्साइटेड, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी ये पढ़ना था, तभी मैंने ये चीज़ किया है। और आप लोग ये खुद से पढ़ सकते हो, यहाँ ये पूरा पेज ये सब मैं आपको सीधे अपने नोट सेक्शन पे लेके चलता हूँ, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से मतलब मैं समझा पाऊँ। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीति सिद्धांत के गिरावट होने पे वाद विवाद क्या था वो जान लेते हैं। तो राजनीति सिद्धांत का तात्पर्य है दिमागी मेहनत। आप समझ रहे हैं, दिमागी मेहनत हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम दिमागी मेहनत प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज यानी आयोजित जानकारी, इधर उधर के गोल्स के तरीके से जो जुड़े हुए हैं राजनीति से, और इसकी परंपरा हजारों सालों के समय से चली आ रही है राजनीति सिद्धांत की। फिर भी मिड 20th सेंचुरी में बहुत तेजी से नए नए राजनीति विज्ञान के प्रश्न ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी पे सवाल उठाने लगे। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी मतलब पारंपरिक राजनीति सिद्धांत, जो पुराने राजनीति सिद्धांत थी। डेविड ईस्टन जो एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम में एक पूछताछ किए जहां पॉलिटिकल साइंस की स्थिति को दृढ़ता के साथ उसके पारंपरिक राजनीति सिद्धांत को आधारित माना गया, केवल विचार पे। मतलब राजनीति पॉलिटिकल थ्योरी को हमने आधारित माना कहाँ पे, विचार पे, ओनली विचार पे। तो पॉलिटिकल रियलिटी रहित था एक्यूट ऑब्जर्वेशन पे, यानी सोच विचार पे। जो हमारा रियलिटी है, पॉलिटिकल रियलिटी, दैट इज नथिंग बट हमारे सोच विचार पे है, रियलिटी पे बेस्ड है ना वो। तो इन ऑर्डर टू ले साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, हमें इसे छुड़ाना होगा इसके पारंपरिक और ऐतिहासिक राजनीति से। मतलब कि अगर हमें पॉलिटिकल साइंस को और बेहतर तरीके से समझना है तो इसके जो हमें घिसे हुए कल्चर है, जो कि मतलब कोई नहीं मान रहा है पर हम उसको बस लेके बैठे हुए हैं, तब पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल यूज में ना आ सकता है। तो उसे हमें अच्छे से यूज लाने के लिए, उसके साइंटिफिक फाउंडेशन को एक अच्छे तरीके से बैठाने के लिए, हमें इसके जो भी हिस्टोरिकल, इसके जो ट्रेडिशनल वे थे राजनीति के, पॉलिटिक्स के, वो हटाना पड़ेगा ताकि हम नए नजरिए से और बेहतर तरीके से समझ पाए। ईस्टन ने यह आर्ग्यू किया था कि पारंपरिक राजनीति सिद्धांत परिणाम है अशांति का, चरित्र का, जो पास्ट एजेस से चले आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पुराने राजनीति सिद्धांत था, पॉलिटिकल थ्योरी था, दैट इज नथिंग बट वो क्योस था, बस एक जो नॉर्मल अशांति का वो एक मुख्य जड़ था पुराना राजनीति सिद्धांत। विशेष रूप से ये निखरा गया था ग्रीस के प्री प्लेटो डेज में, और इटली में 15th सेंचुरी में, और फ्रांस में 18th सेंचुरी में। फ्रांस का तो आपको पता ही होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो राजा के द्वारा की गई थी उसकी मनमानी की वजह से, तो वहाँ पे एक वाइड स्प्रेड सोशल और पॉलिटिकल अनहिवल यानी अशांति था। और इसका संबंध आधुनिक या कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में कुछ नहीं था। मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे पुराने ट्रेडिशनल वे ऑफ पॉलिटिकल थियरी और अभी के हम पॉलिटिकल साइंस को अगर मैच करने की कोशिश करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि पुराने ज़माने में मोर क्योस था, मोर अनस्टेबिलिटी थी, जबकि इसमें बहुत स्टेबिलिटी है किसी भी सिस्टम में, और हम रिलायबल वे से अपने फ्यूचर को लीड कर पा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उस वक्त हम लोग घिसे फिसे, हम लोग पुराने तौर तरीके को ना देख के हम नए तौर तरीके से अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईस्टन ने यह भी पॉइंट किया कि मार्क्स और जेएस मिल के बाद अभी तक कोई भी आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिलोसफर नहीं आया। इसलिए उसने कहा, तो हम फिर परिजीवों के समान हमारी सेंचुरी ओल्ड आइडियाज को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब परिजीव मतलब पैरासाइट, मतलब जो होते हैं ना कीड़े मकोड़ों की तरह, हम अपने घिसे पिसे ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेंगे।
ईस्टन ने बताया कि इकोनॉमिक्स और जो सोशियोलॉजिस्ट थे, जो इकोनॉमिक्स मतलब जो स्टैट्स से सब देखते रहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट जो समाज का देखते रहते हैं चाल चलन, उन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी किया था ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, और अपने क्षेत्र में और मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने डेवलप किया था। वहीं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो पीछे रह गए थे इस खोज में। फिर उससे वो असफल रहे थे रिसर्च करने में, किसके ऊपर, फेसिज्म और कम्युनिज्म। मतलब ये उस तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, लोग इसका कॉज जानना चाह रहे थे पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट असफल हो गए थे इसका कॉज बताने में, क्योंकि वो वही पुराने तरीके पे टिके हुए थे। तो ये बहुत सारे प्रश्न उठाया था पॉलिटिकल साइंटिस्ट के ऊपर। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे, वो एक एक्टिव रोल प्ले किया था उन्होंने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। वहीं पॉलिटिकल साइंस फिर से इग्नोर कर दिया गए थे, मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट फिर से इग्नोर कर दिए गए थे क्योंकि वो अपने पुराने चाल चलन पे ही टिके हुए थे। उनको कोई फ्यूचर के डिसीजन से वो नहीं, मतलब वो नए नज़रिए से नहीं सोच पा रहे थे, वो वही पुराने तौर तरीके को देख रहे थे। ईस्टन ने देयरफॉर अपील किया कि इनकी ही तरह हमें सोशल साइंस को नज़दीक से देखने या ऑब्जर्व करना पड़ेगा ताकि हम बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से बिल्ड कर सके। हमें समाज को और अच्छे से जानना पड़ेगा। उन्होंने बोला जैसे पहले ज़माने में पॉलिटिकल थियरी मतलब राजनीति सिद्धांत का फोकस था सूटेबल वैल्यूज सोसाइटी के लिए, मतलब क्या अच्छे वैल्यूज होने चाहिए सोसाइटी के लिए। इसी तरह मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल थ्योरी के डायरेक्शन पे ध्यान ना देके बल्कि उसका फोकस रहना चाहिए पॉलिटिकल बिहेवियर को कैसे कैजुअल तरीके से समझा पाए। मतलब इसका ईस्टर्न का यही कहना था कि हम जो पॉलिटिकल थ्योरी जो पुराने ज़माने का था उस पे ना फोकस करके हम नए ज़माने पे फोकस करें कि कैसे जो राजनीति बिहेवियर है, मतलब जो होता है राजनीति का मोड़ मुड़ाव, उस पे हम ज़्यादा ध्यान दें और उसको सरल तरीके से कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट समझा पाए। तो उसका ये मानना था। अब कैजुअल थ्योरी क्या होता है? तो कैजुअल थ्योरी एक्सप्लेन करता है या बताता है कॉज इफेक्ट रिलेशन के बारे में, यानी कारण और उसके प्रभाव के बारे में। इन अदर वर्ड्स इट इंक्वायर्स, यानी पूछता है क्या कारण था उसके होने का और उसका प्रभाव क्या होता। एग्जाम्पल ले लीजिए, अर्थक्वेक एक कॉज हो गया और लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी उसका इफेक्ट हो गया। तो ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब जो मैं आपको चीज़ बताने वाला था लास्ट में वो ये था कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी तक जहाँ तक पढ़ाया है वो है डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ से लेके पूरा कॉजुअल थ्योरी तक, मतलब ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया है। अब यू आर लाइक कि ये आगे क्यों नहीं पढ़ा रहे, यहाँ से लेके ये पूरा, ये सारे पेजेस। तो जैसे कि मैंने आपको एक साइंटिस्ट के बारे में अभी अभी बताया था, डेविड ईस्टन के बारे में, वैसे ही इन सारे पेजेस में ये जो जितने भी हैं वैसे ही और तरीके के साइंटिस्ट के बारे में, उनके व्यू के बारे में बताया है, कॉबन के बारे में बताया है, सेमर मार्टिन के बारे में बताया। ये मतलब दिस इज नथिंग बट ये इनकी डिबेट है इनके, तो ये इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है किसी भी आपके उसमें। आपने अगर एक ही किसी डिबेटकारी का आपने ये जान लिया कि वो क्या कहना चाहते हैं तो आपको ये खुद आप में कॉमन सेंस होगा कि ये सारे बुक यही है कि उन लोग बस अपोज कर रहे हैं, मतलब कोई फिलॉसफी के बारे में कुछ बोलेगा, कोई थियोरी के बारे में बोलेगा। तो दिस इज नथिंग बट एक डिबेट है, तो डिबेट इज नॉट सच नेसेसरी। मैंने आपको इसलिए पहले ही बस एक डेविड ईस्टन के बारे में बता दिया ताकि आप और कंफर्म हो जाए कि व्हाट इज ऑल दिस अबाउट। बट यू कैन स्टडी दिस ऑल ऑन, बट मेरे को नहीं लगता ये आपको पढ़ाने के लिए ये जस्ट अ टाइम ऑफ वेस्ट आपके लिए होगा। तो द मेन थिंग जो मैं बात करने वाला था कि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये चीज़ थी कि नेक्स्ट क्लास मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, जिसमें कि हम कवर करेंगे बहुत सारे चीज़, जैसे कि हम नॉर्मल आके देख लेते हैं कंटेंट में। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी में हम कवर करने जा रहे हैं आइडियोलॉजी एज ए सेट ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजी एज द साइंस ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजी एज टोटलिटेरियनिज्म, एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, फेसिज्म, एनार्किज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म। तो ये सब हम कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी में करने वाले हैं। और इसी के साथ जो ये पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, दैट्स टोटली कंप्लीटेड। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द वीडियो और आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो
तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। एंड डू फॉलो ऑन माय सोशल नेटवर्क्स, मेरे सोशल हैंडल्स पे मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, तो दैट कैन हेल्प यू। और मैंने साथ ही साथ इंग्लिश का भी सीरीज स्टार्ट किया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं उसको भी। मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और टिल देन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, यानी नेक्स्ट चैप्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।